हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसा रहा सब लोगों का वीकेंड? वाज इट एंजॉयबल? और क्या किया वीकेंड पर आप लोगों ने? हमने सुना है खूब एंजॉय किया है इस वीकेंड पर, खूब एंजॉयमेंट हुआ है टेस्ट के बाद। अच्छा, पेपर और उसकी एनालिसिस में ही टाइम निकल गया आप लोगों का। अच्छी बात है। चलो बढ़िया है, आप लोगों ने पेपर की एनालिसिस भी करी है। गुड, वेरी गुड। चलिए, लॉज ऑफ मोशन के पोर्शन को हम लोग आगे रिज्यूम करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टर्न पर आप लोगों को याद आ रहा होगा, हमने इस तरह के क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट किया था, इंक्लाइन वाले क्वेश्चंस का, राइट? हमने देखा था इंक्लाइन वाले क्वेश्चन में ग्रेविटी का एक कंपोनेंट होता है एम जी साइन थीटा, जो डाउन द इंक्लाइन लगता है, और उसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब आज हमें क्या करना है? अभी हम 5 मिनट बाद आज एक लॉज ऑफ मोशन के अंदर एक सब टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे। सब टॉपिक का नाम होगा कंस्ट्रेंट। लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही इंट्रोड्यूस करेंगे उसे हम थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में। इससे पहले, जब तक बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो रहे होंगे, तब तक हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम लोग आज एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तब तक फिर बाकी स्टूडेंट सब ज्वाइन हो जाए, उसके बाद हम लोग टॉपिक रिज्यूम करेंगे। तब तक ये क्वेश्चन ट्राई। चलिए, आंसर आ गया है सब लोगों का। देखते हैं सॉल्व करके क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जो मुझे दिख रहा है 6G sin 30 डिग्री, एम जी का कंपोनेंट। और यहाँ लग रहा है टी, यहाँ लग रहा है टी आगे। और हमें पता है इसका एक्सेलरेशन यहाँ होगा और इसका एक्सेलरेशन यहाँ होगा। सबसे पहली इक्वेशन 6 kg के लिए लिखूंगा, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर 4 kg के लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बस, अब हेल्प नहीं करूंगा। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व करते से ही ये रिजल्ट आएगा। 312।
ठीक है। चलो अब आगे के क्वेश्चंस करने से पहले, आगे की थ्योरी डिस्कस करने से पहले, बिल्कुल नेट कूलिंग फोर्स मेथड से भी कर सकते हो, वही करा है इनफैक्ट, आप ऐड करके देखो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। ये दोनों टेंशन कैंसिल होते हैं ना, इंटरनल फोर्स वही मिलेगा। देखो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड इज 10। तो आपको एक्सेलरेशन वही है जो हम लोग नेट पुलिंग फोर्स मेथड डिस्कस करते हैं ना, वो अलग नहीं है, सेम मेथड है। आंसर दोनों से एक जैसा ही मिलेगा। नेट पुलिंग फोर्स मेथड से आपको जल्दी दिख जाएगा बिना इक्वेशन लिखे, पर कंसेप्ट वही सेम है। आओ अब हम लोग मिलकर एक नई चीज डिस्कस करेंगे, और वो है कंस्ट्रेंट। लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही आपको लिखना है, यही सब हेडिंग डालनी है, कंस्ट्रेंट, जिसका भी हम आगे यूज करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है फिजिक्स में किसी पार्टिकल के मोशन पर सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन। रेस्ट्रिक्शन बोल दो या फिर बाउंडेशन बोल दो, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एक काम करता हूँ। रेस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन का मतलब देखो क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन का मतलब होता है जब किसी पार्टिकल के मोशन के ऊपर आप कुछ फॉर्म ऑफ लिमिटेशन लगा देते हो, कि पार्टिकल का मोशन में कुछ एक लिमिटेशन है, कि पार्टिकल का मोशन इस टाइप से हो सकता है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर हम एक बटरफ्लाई को ट्रैप कर देते हैं, तो बताओ इस बटरफ्लाई के मोशन के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या कंस्ट्रेंट है, क्या बाउंडेशन है? बाउंडेशन ये है कि उस बटरफ्लाई के कोऑर्डिनेट्स इस बॉक्स के एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स के बाहर नहीं जा सकते। अगर वो बटरफ्लाई इस बॉक्स के अंदर ट्रैप्ड है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो जो भी इस बॉक्स के एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके बाहर नहीं जा सकते। पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग पेपर का भी डिस्कशन होगा डाउट क्लास में। जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया था पेपर का डिस्कशन, वैसे इस बार भी पेपर का डिस्कशन होगा। तो अभी पेपर के डाउट की बात नहीं करेंगे हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें भी आपको डाउट है, ठीक है, वो अनाउंस कर देंगे। अभी जो बता रहे हैं उस पर फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। ठीक है, तो ये बाउंडेशन होता है, एक फॉर्म ऑफ बाउंडेशन है। अब इसमें इसको स्टडी करने के लिए इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैंने तीन अलग अलग टाइप से डिवाइड कर दिया है। आप लोगों के लिए मैंने इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको तीन अलग अलग टाइप में कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिससे आपको इसे समझने में, इसे अप्लाई करने में आसानी हो। तो इसमें सबसे पहला कंस्ट्रेंट मैं आपको सिखाऊंगा, टाइप वन कंस्ट्रेंट। थ्योरी कुछ भी नहीं मिलेगी इसमें आपको, जरा जरा सी थ्योरी हर कंस्ट्रेंट में, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा आपको। ठीक है, थोड़ी देर में समझ में आएगा कंस्ट्रेंट हम कैसे लगाएंगे फिजिक्स में। टाइप वन कंस्ट्रेंट में सपोज करो कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए। ठीक है, मान लो ये ब्लॉक ए है, और किसी इंस्टेंट पर इसका ये जो वॉल है, इस वॉल से डिस्टेंस है एक्स, और ये जा रहा है वॉल से दूर। यही एक ब्लॉक है ब्लॉक बी, इसका भी डिस्टेंस है एक्स, पर ये आ रहा है वॉल की तरफ। तो ध्यान रहे, हमें पता है कि मैग्नीट्यूड वाइज dx बाई dt स्पीड होता है ना, dx बाई dt स्पीड होता है। पर आप इसको ऐसे ध्यान रखना है आपको कि एक बार x इंक्रीज हो रहा है और दूसरी बार x डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी x इंक्रीज होगा तो dx बाई dt पॉजिटिव होगा, जब भी x डिक्रीज होगा तो dx बाई dt नेगेटिव होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर x डिक्रीज हो रहा है, अगर ब्लॉक पास आ रहा है, तो dx बाई dt नेगेटिव होगा, तो उसको हम लिखेंगे -v। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहला है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड वॉल से, देखो ये फिक्स्ड वॉल है, मूविंग ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड वॉल से डिस्टेंस x लो, और उसका डिफरेंशिएशन आपको उसकी स्पीड देगा। पर प्लस वी कब लिखोगे? जब x बढ़े, जब x इंक्रीज होगा तो आपको प्लस वी लिखना है, और जब x डिक्रीज होगा तब आपको उसे -v लिखना है। समझ में आ रहा है ये? अब है ना, इसका मैं एप्लीकेशन आपको सिखाऊंगा क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको ही करवाऊंगा आपसे, आपको समझ में आएगा इसका यूज कहाँ है फिजिक्स में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनेंगे इस पर। तो हेडिंग डाल लो कंस्ट्रेंट्स, और इसमें सीधा लिखो टाइप वन। ये थ्योरी इतनी है टाइप वन की, फिर क्वेश्चंस आएंगे इसमें।
चलो अब इस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये ट्राई करो, सोचो कैसे अप्लाई करना है जो मैंने अभी आपको सिखाया, और फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में ओवरऑल।
सब लोगों ने ट्राई करने की काफ़ी कोशिश करी अपने एंड से। मैं आंसर बता दूं, ये आंसर है। आओ ट्राई करें। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि आप सिचुएशन का रियल लाइफ डायग्राम ड्रॉ करो कि रियल लाइफ में वो सिचुएशन आपको कैसी दिखेगी। और उसके लिए आपको चाहिए थोड़ी क्रिएटिविटी। जैसे लैम्प पोस्ट बना दो, ठीक है। और लैम्प पोस्ट बनाने के बाद, लैम्प पोस्ट बनाने के बाद और क्या दिया हुआ है? ठीक है, अभी कलर वलर आप कर लेना आपके एंड से, कलर नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा इसमें मैं। ये लैम्प पोस्ट, और लैम्प पोस्ट बनाने के बाद एक पर्सन है जो लैम्प पोस्ट को अप्रोच कर रहा है। मुझे बताओ उसकी शेडो कहाँ फॉर्म होगी? शेडो पता है कैसे फॉर्म होती है? ये देखो, ये यहाँ से शेडो फॉर्म हो रही है। आप सबको दिख रहा होगा, इसकी शेडो कुछ यहाँ पर इस पॉइंट पर फॉर्म हो रही है ना? ये इसकी शेडो फॉर्म भी। अब आपको क्या करना है, लैम्प पोस्ट की हाइट दी हुई है। कितनी दी है लैम्प पोस्ट की हाइट? 20 फीट। पर्सन की हाइट 6 फीट। और मान लो कि ये इसको अप्रोच करता है यू स्पीड से, चलो ये बाद में लिखेंगे है ना, या चलो लिख ही देते हैं ना अभी से। यू स्पीड से अप्रोच करता है तो उसकी जो शेडो बनेगी वो वी स्पीड से जाएगी। अगर वो यू स्पीड से आ रहा है तो उसकी शेडो कुछ अलग स्पीड से जाएगी। मुझे यू दिया हुआ है, मुझे वी निकालना है ना। चलो अब एक काम करते हैं, कौन को मूव कर रहा है? पर्सन मूव कर रहा है, शेडो मूव कर रही है। फिक्स्ड कौन है? लैम्प पोस्ट फिक्स्ड है। लैम्प पोस्ट एक तरह से वॉल की तरह है, वो कहीं नहीं जा रहा है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि क्या करना है, जो जो पॉइंट मूव कर रहे हैं उनका फिक्स्ड वॉल से या फिक्स्ड मूविंग फिक्स सॉरी फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड वॉल से, फिक्स्ड लैम्पो से डिस्टेंस एक्स और वाई मानो, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन उनकी स्पीड देगा हमें। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, एक्स और वाई मान लिया मैंने। जो जो पॉइंट मूव कर रहे हैं, जो जो पॉइंट मूव कर रहे हैं उनका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस एक्स और वाई, ठीक है। लैम्प पोस्ट फिक्स है और जो जो मूव कर रहे हैं उसका फिक्स्ड लैम्पो से डिस्टेंस, पर्सन मूव कर रहा है, शेडो मूव कर रही, तो एक्स और वाई मान लिया। स्टेप 1 ऐसा ही होता है हर बार। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2, अब एक्स और वाई के बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन निकालो। स्टेप 2 होता है फाइंड सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, विच इज वेरी इजी। सिमिलर ट्राइंगल्स पता है? देखो सिमिलर ट्राइंगल्स जिसको नहीं पता है मैं सिखा देता हूँ। ये यहाँ पर एक ट्राइंगल देखो, ये एक ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल के लिए टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा होगा, बोलो। टेन थीटा होगा एक्स 20/y, सॉरी 20/y। और एक छोटा ट्राइंगल और दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो दिख रहा है। ये देखो एक छोटा ट्राइंगल और दिख रहा होगा आपको, ये वाला। ओहो, फिर से सॉफ्टवेयर में बड़ी दिक्कत है। इसको हम वापस से चालू करते हैं। ठीक है, 20/y इक्वल टू दूसरा ट्राइंगल मैं आपको इसी बता देता हूँ, बिना कलर की, कलर करने में दिक्कत आ रही है अभी। बिना कलर किए मैं आपको दूसरा ट्राइंगल ऐसे ही सिखा देता हूँ। ये देखो दूसरा ट्राइंगल, ये दिख रहा है? कितना लिखूं? 6/y - x, है ना? 6/,
इसका मतलब यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10y माइनस 10x इज इक्वल टू 3y, 7y इक्वल टू 10x। ठीक। अब स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 इसको डिफरेंशिएट करो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 7 कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी, 10 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी। अब इसके बाद मुझे बताओ dx बाई डी टी क्या होगा। dx बाई डी टी होगा स्पीड ऑफ पर्सन, पर नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्योंकि वो डिक्रीज होगा, ये x डिक्रीज हो रहा है तो dx बाई डी टी होगा 10 इंटू माइनस यू। 7 इंटू स्पीड ऑफ शेडो अगर v है तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा माइनस वी। माइनस वी क्यों, y भी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से v कितना आ रहा है, v आ रहा है 10u/7। ठीक है। अब बस आपको करना क्या है, पर्सन की स्पीड दी है, पर्सन की स्पीड कितनी दी थी हमने, 2 मीटर पर सेकेंड, तो पर्सन की स्पीड रखो तो ये आ जाएगा 20/7 मीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है आपको। अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा क्वेश्चन का अप्रोच देखकर, कुछ नया सीखने मिला होगा आज। अब इसी पैटर्न पे मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, वो आप ट्राई करना, आपको और अच्छा लगेगा। इस बीच एक स्टूडेंट का और मैसेज आया है, ये कहाँ से सीखते हो आप लोग, ये क्या लिखा है भाई। चल रही है ऑटो, पीछे बैठी है सवारी। चल रही है ऑटो, पीछे बैठी है सवारी, विंडोज बहुत चला लिया, अब है आईपैड की बारी। देखो, वाह, मतलब इतने टैलेंटेड कैसे हो आप लोग, मुझे तो आज तक कभी समझ में नहीं आया, इतने टैलेंटेड, इतना खतरनाक टैलेंट आप लोग कहाँ से लाते हो। मतलब एक अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी छाई हुई है। इसे नोट करो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन रेडी है, इसी टाइप का एक मजेदार, बढ़िया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और तैयार है आप लोगों के लिए। आज की स्लाइड यहीं से स्टार्ट हुई है, हमने यहीं से पढ़ना शुरू करा है, और जो लोग थोड़ा लेट हो गए थे वो स्टार्टिंग की 10 मिनट की रिकॉर्डिंग देख लेना, पता चल जाएगा कि क्या क्या पोर्शन हुआ था। आपने जहाँ से ज्वाइन किया था उसके पहले का आपको दिख जाएगा। स्पीड नेगेटिव में नहीं आएगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव साइन हमने पहले ही लगा दिया था।
ds/dt जब डिक्रीज होता है, इसलिए बोलते हैं ये सब मैथ्स है, जब आप सीखोगे तभी समझ में आएगा। और ये सिखा तो दिया था मैंने बहुत पहले जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था। वो कितना आप रिलेट कर पाते हो वो एक अलग बात है, बट ये स्पीड है, पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव कब लगाते हैं? जब ds/dt डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव एब्जॉर्ब होगा। आप उसकी चिंता मत करो, आप थोड़ा बाद में जब समझोगे ना, रिवाइज करोगे जब, धीरे धीरे मैथमेटिकल स्किल्स आपकी बढ़ेगी, तब समझ में आएगा आपको। हमने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश कर दी है। हाँ, ये आप 12th में पढ़ोगे। ये आप, हम कितने बजे क्लास स्टार्ट करते हैं? हम 6:55 पर, डायरेक्ट 6:55 डॉट एग्जैक्ट 6:55 पर क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अब आप लोग पता नहीं 7:10, 7:15, 7:20, 7:30 तक आते हो। अब ये ट्राई करो, देखो हम क्वेश्चन समझा देते हैं। एक वर्टिकल वॉल है, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और उन दोनों के बीच में एक मेटल की रॉड रख दी मैंने। ये देखो, ये रॉड दिख रही, रॉड AB। अब बताओ, रॉड स्लिप करेगी? रॉड स्लिप मारेगी नीचे? अभी AC है, थोड़ी देर बाद AC हो जाएगी, है ना? तो ये A पॉइंट कहाँ खिसक के जा रहा है? A पॉइंट आगे खिसक रहा है। B पॉइंट कहाँ खिसक रहा है? B पॉइंट नीचे खिसक रहा है। समझ में आया? अब ट्राई करो, और मजा नहीं आया तो बताना।
चलो सबसे पहले इसका आंसर बताते हैं। आंसर है 3/2। करना कैसे है वो देखो। पॉइंट ए कहाँ स्लिप करेगा? आगे। इसकी स्पीड मान लेता हूँ मैं VA। पॉइंट बी कहाँ स्लिप करेगा? नीचे। इसकी स्पीड में मान लेता हूँ B। और ये एंगल है थीटा। ठीक है। अब देखो फिक्स्ड कौन है? ये ये पॉइंट दिख रहा है, ये एज। एज फिक्स्ड है। तो इस फिक्स्ड एज से ये डिस्टेंस में ले रहा हूँ x, और इसी फिक्स्ड एज से वो डिस्टेंस में ले रहा हूँ y। अब स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद स्टेप 2 होगा, इनके बीच में रिलेशन निकालो। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? x² प्लस y² इक्वल टू लेंथ ऑफ द रॉड का स्क्वायर। हमेशा यही होगा, चाहे कैसे भी स्लिप कर जाए। इसको कर दो डिफरेंशिएट। एक्स वाई का डिफरेंशियल 2x। एक्स का dx/dt सेम। y का इसका 0। जीरो क्यों होगा? जीरो क्यों होगा? कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होगा। x dx/dt। अब मुझे बताओ dx/dt क्या होगा? प्लस VA प्लस y। dy/dt क्या होगा? y डिक्रीज कर रहा है तो माइनस VB। x इंक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आ रहा है, VA इज इक्वल टू y/x VB। पर y/x क्या होगा? y/x होगा टेन थीटा। तो VA इक्वल टू VB टेन थीटा। वैल्यू रखें अब। क्वेश्चन में क्या दिया था आपको? VB 2 और tan37 3/4। ये आपका आंसर आ गया। मजा आ गया। अच्छा लगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमें।
हेलो, हेलो। हाँ, देखो, हम ये बोल रहे थे, अब आवाज़ आ रही है। अब हम ये बोल रहे थे कि कुछ चुन्नू-मुन्नू, बबलू, बंटी-बबली बैठे हैं इस बैच में जो हमें बार-बार परेशान कर रहे हैं, "सर हमारे डाउट बताओ, हमारे डाउट बताओ।" देखो क्या है, ये चीज़ जो है, ये पढ़ाई जाती है ड्रॉपर बैच में। हमने आपको अभी से बताने की कोशिश करी है और उसका रिज़ल्ट हमें दिख रहा है। बहुत से लोगों को बहुत सारे डाउट आए हैं, ठीक है? क्योंकि वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे इसको, कनेक्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ से। कुछ लोग सोच रहे हैं सर वाई बैक्स इक्वल टू टैन थीटा करके कर दें, कुछ बोलते हैं सर ऐसा कर दें, वैसा कर दें। देखो ऐसा है, ये वो चीज़ है जिसमें मैंने आपको बहुत सिंपल स्टेप बताया है। अब इसमें आप जितना कन्फ्यूज़ होने की कोशिश करोगे, दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। बहुत सिंपल चीज़ है, जो स्टेप्स मैंने बताए थे उनको फ़ॉलो करो। 3-4 महीने बाद आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज़, आपकी लॉजिकल एबिलिटीज़ और एनहांस होगी, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। ठीक है? फिर भी अभी किसी ने पूछा है तो मैं उसको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। मैं क्या बोल रहा था, शायद सुनाई नहीं दिया होगा तब। मैं ये बोल रहा था कि जब y/x इक्वल टू tan थीटा से करने जाते हो, तो क्या होता है? ये होता है y इक्वल टू x tan थीटा। फिर इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना? तो क्या होता है? x भी वेरिएबल है, tan थीटा भी हर बार चेंज हो रहा है, थीटा हर बार चेंज हो रहा है। तो याद है 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? फर्स्ट एज़ इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा बाय dt, फिर tan थीटा एज़ इट इज़ x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt। फिर क्या होता है उसके बाद ये जो लिखा है ना मैंने टर्म, d थीटा बाय dt, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। इसको हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड, जो मैंने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ाई थी, इसको ओमेगा बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे। ठीक है? जो हमें नहीं पता है अभी इस क्वेश्चन के लिए। हमें ओमेगा की वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, इसीलिए हम ये वाला अप्रोच नहीं लगा सकते थे, जिन लोगों ने लगाने की बाय चांस अगर कोशिश करी है। पर मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है फिज़िक्स में जो आपको धीरे-धीरे टाइम के साथ समझ में आएगी, और इसीलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो यूजुअली 11th में ना पढ़ाते हुए सिर्फ़ ड्रॉपर में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ड्रॉपर वो लोग 12th वाले के बाद ड्रॉपर बैच वालों को पूरा मैथ समझ में आता है, उनको पूरा फिज़िक्स समझ में आता है, तो वो ये चीज़ समझ पाते हैं डायरेक्टली। अब हमने आपको बताने की कोशिश करी, उसका रिज़ल्ट हमें दिख गया, कन्फ्यूज़ हो गए। आधे लोगों को तो अभी डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं हो रहा है, आधे लोग तो डिफरेंशिएशन में ही परेशान हो गए कि सर ये डिफरेंशिएट कैसे हुआ, ये कैसे आया? तो इसीलिए आप चिंता मत करो, जो आप बार-बार डाउट पूछ रहे हो ना, अपन थीटा को डायरेक्ट 37 डिग्री नहीं रख सकते, जो मैंने स्टेप बताया है या तो उसको फ़ॉलो करो, या अपन एक काम करते हैं, अभी अपने रिक्वायरमेंट का ये पोर्शन है ही नहीं, इसको अपन स्किप करके वापस अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं जो अपने काम का है, ठीक है? क्योंकि अभी मुझे समझ में आ गया कि डिफ़िकल्टी आएगी ही आएगी वो, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश करूँगा पर वो मैथमेटिकली जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी कि थीटा वेरिएबल है, डी थीटा बाय dt अलग लिखना पड़ता है, डिफरेंशिएशन लग रहा है इसमें, सर्कुलर मोशन का कांसेप्ट लग सकता है, डी थीटा बाय dt ओमेगा होता है, तो वो चीज़ आपको एकदम से क्लियर नहीं हो पाएगी, इसमें आपका कोई फ़ॉल्ट नहीं है, ठीक है? जैसे आपको डिफरेंशिएशन पार्ट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? तो देखो इसमें एक्चुअली हमने पारा पूरा पढ़ाया था, xy का डिफरेंशिएशन होता है 2x, फिर टाइम के साथ कर रहे हो तो चेन रूल लगता है, x का डिफरेंशिएशन होता है dx बाय dt, पर वो चीज़ अब आपको कब क्लियर होगी, जब आप या तो ज़्यादा अच्छे से आपने हमारे मैथ्स के जो वीडियोज़ थे, हम जो हम लोगों ने जब पढ़ाया था, बेसिक मैथ्स, डिफरेंशिएशन, उसपे ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस किया होता, या फिर 12th में जब मैथ्स में पढ़ोगे तब ज़्यादा अच्छे से इसमें क्लैरिटी मेंटेन होगी। हमने अपनी तरफ से इसका एक फॉर्मेटिव क्वेश्चन बताने की कोशिश करी है, अब एक काम करते हैं, हम आते हैं, जो हमारे पुली वाले क्वेश्चन्स होते हैं, हम उस पे आते हैं। हम अभी टाइप 1 और टाइप 3 पढ़ रहे हैं, टाइप 2 जब हमें ऐसा रिक्वायरमेंट लगेगी फिज़िक्स में तब हम बताएँगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे टाइप 1 एंड टाइप 3 कंस्ट्रेंट, जो अभी हमारे एट प्रेज़ेंट लॉज़ ऑफ़ मोशन से रिलेवेंट है। तो कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइप 3 को हटाकर इसको आपको लिखना है, इसमें हेडिंग आपको लिखनी है कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू पुलीज़। जब भी आपको पुली मिलती है फिज़िक्स में तो उसका एक अलग ही कंस्ट्रेंट होता है, जिसको मैंने अलग से ही पढ़ाना प्रेफ़र करता हूँ मैं, मतलब उसको अलग ही पढ़ाता हूँ मैं, है ना? तो इसके लिए अपन पूरा डिटेल में फ़ोकस पुली वाले कंस्ट्रेंट पर करेंगे, क्योंकि अब हम पुली स्टार्ट करेंगे लॉज़ ऑफ़ मोशन में। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। ये कंस्ट्रेंट कहाँ लगता है, जब भी आपको इस टाइप की फ़ोटो दिखे। ये फ़ोटो कैसे बनती है देखो, एक पुली होगी और एक स्ट्रिंग पुली से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। ये देखो, ये स्ट्रिंग पुली के सेंटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, और एक दूसरी स्ट्रिंग होती है, एक दूसरी स्ट्रिंग भी होती है जो
पास करती है कैसे, ऐसे देखो, पुली के ऊपर से। ठीक है, ये इस तरह से बनता है डायग्राम। और जब भी आपको इस तरह का अरेंजमेंट दिखता है, क्वेश्चंस में बताऊंगा मैं अभी आपको करके, जब भी इस टाइप का अरेंजमेंट दिखता है, डायग्राम दिखता है, आपको जो भी मैं कंस्ट्रेंट सिखाने वाला हूँ वो अप्लाई करना है। अब मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से सिखाता हूँ कि फॉर्मूला क्या आएगा। मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा, एग्जाम्पल से सिखाऊंगा फॉर्मूला क्या आएगा। जरा एक बार ये डायग्राम देखो, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? वो जो मैंने डायग्राम बताया था, ये डायग्राम आपको कहीं दिख रहा है? सेम डायग्राम आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पर? हमें दिख रहा है एक जगह पर। ध्यान से देखो, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर। ये देखो, रिवर्स है, मतलब उसमें हमने डायग्राम में ऐसा बनाया है ना? तो ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर उसमें ऊपर से नीचे है, इसमें नीचे से ऊपर है। बस इस टाइप का अरेंजमेंट आपको मिलना चाहिए। इस टाइप का मिल जाए तो भी चल जाएगा। देखो, या तो इस टाइप का अरेंजमेंट मिल जाए तो भी चल जाएगा, या इस टाइप का अरेंजमेंट मिले वो भी सेम है। कई बार वो हॉरिजॉन्टल लगा होगा, कुछ क्वेश्चंस में हम आगे दिखाएंगे आपको, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं हम उसको। ये अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए। तो जहां भी ये अरेंजमेंट होगा, वहां हम जो आपको सिखाएंगे वो लगेगा। अब देखो सी को ध्यान से, क्या होगा? तीन ब्लॉक्स हैं, ए बी और सी। दिख रहे हैं तीन ब्लॉक्स, ए बी और सी। अच्छा, अब एक काम करो, सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करो, छोड़ दो उसको। बताओ कौन कहाँ जाएगा? रेस्ट से रिलीज करने पर कौन कहाँ जाएगा ये बताओ। फिक्स है, ए आगे जाएगा। मान लो कितना आगे गया, एक्स। बी इधर जाएगा, मान लो वाई। सी कहाँ जाएगा? सी नीचे जाएगा, मान लो जेड। अब सवाल ये है कि सी कितना नीचे जाएगा। तो देखो एक इंटरेस्टिंग बात सुनो। मान लो कि थोड़ी देर के लिए मैं इस पुली को 1 सेकेंड के लिए अपनी जगह पे फिक्स कर देता हूँ। फिक्स कर दो। और एक काम करो, ए और बी को एक्स और वाई क्लोज ले आओ, एक्स और वाई। तो बताओ क्या होगा? ये आप स्ट्रिंग देख रहे हो, ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। ये स्ट्रिंग लूज होके ऐसे हैंग करने लगेगी। हैंग करेगी नहीं करेगी, जरा देखो, समझो, बताओ। बताओ कि सर ये क्लियर है या नहीं, ये बताओ। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मुझे बता सकते हो ये टोटल कितनी लेंथ लूज होगी? टोटल कितनी लेंथ लूज हुई है ये? एक्स प्लस वाई, बिल्कुल। जैसे मान लो कि अगर ये 10 मीटर है, मान लो ये 10 मीटर आगे आया, और ये 5 मीटर आगे आया। उसने 10 लूज करा, इसने 5 लूज करा, मिला के 15 मीटर लूज हुआ। 10 इधर से, 5 इधर से, 10 और 5 15 होता है। 15 मीटर वो स्ट्रिंग लूज होगी। अब अगर 15 मीटर लूज होगी तो मैं ऐसा बोलूं कि 15 मीटर आधी आधी बटेगी, मतलब 7.5 मीटर इधर होगी, 7.5 मीटर इधर होगी। तभी तो 15 होगी टोटल है। 15 मीटर लूज होने का मतलब वो फिर आधी आधी हैंग करेगी। ऐसा तो नहीं ना कि लेफ्ट में 10, राइट में 5, ऐसा नहीं हो सकता। वो लूज होने के बाद दोनों में आधी आधी बढ़ जाएगी, x+y/2। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों को लॉजिकली ये चीज़ क्लियर हो जाए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा एक बार में ही, कि ये टोटल लेंथ है x+y। और अगर ये टोटल x+y है, तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस वो उसका आधा होगा। और जब आप इस पुली को गिरने के लिए दोगे, तो वो x+y/2, जितना ये डिस्टेंस दिख रहा है उतना ही डिस्टेंस नीचे आ पाएगी पुली। तो इसका मतलब पुली का सेंटर जो है वो कितना नीचे आएगा, x+y/2। पर वही तो z है। तो इसका मतलब इसमें कंस्ट्रेंट क्या होगा, x+y/2 = z। एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी ने आपसे कहा कि ये ब्लॉक 15 मीटर आगे गया, और ये ब्लॉक 3 मीटर आगे गया, तो ये ब्लॉक कितना नीचे जाएगा? फिक्स है वो, फिर 9 मीटर ही नीचे जाएगा। एक काम करो, हेडिंग डालो। ये डायग्राम मत बनाओ अभी। कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू पुली की हेडिंग डालो, और ये लिखो पहले। हेडिंग है कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू पुली, और उसमें नहीं समझ में आया? ओहो।
अच्छा चलो बताओ, इसमें अब क्या समझ में नहीं आया? लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया? मतलब ये z के इक्वल क्यों लिखा है ऐसा? ठीक है देखो, मुझे बताओ कि कोई स्ट्रिंग अगर लूज होती है, जैसे मान लो पुली यहाँ पे फंस गई है ना, पुली यहाँ पर है, और वो स्ट्रिंग लूज होकर ऐसे हो गई, लूज इतना लूज हो गई, ठीक है? कितना लूज हो गई? ये x+y/2 लूज हो गई। तो क्या पुली हवा में रहेगी? रियल लाइफ में क्या पुली हवा में रहेगी और ये स्ट्रिंग नीचे आ जाएगी? पुली हवा में रहेगी क्या? नहीं। पुली कितना नीचे आएगी बताओ? ये पुली यहाँ से कहाँ आएगी? यहाँ आ जाएगी। कितना नीचे आएगी? x+y/2। पर आप क्या मान रहे हो? उससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक भी कितना नीचे आएगा? ब्लॉक पहले यहाँ था, अब जितना वो पुली नीचे आएगी उतना उससे कनेक्टेड ब्लॉक भी नीचे आएगा। मैं सरप्राइज्ड हूँ ये देखकर कि आप लोगों को ये बेसिक लॉजिकल बात क्लियर नहीं हुई। मुझे सरप्राइज हुआ ये देखकर, है ना, क्योंकि इसमें कुछ फिजिक्स नहीं है, कुछ मैथ्स नहीं है। ये डेली लाइफ का एक बेसिक रूटीन लॉजिक है जो देखने पर विजुलाइज होता है। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इसमें कुछ ऐसा डाउट आना चाहिए कोई मेजर। सिंपल बात है भाई, ये आगे गया, ये इधर गया, तो ये नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा? जितना उसको जगह मिलेगी। उसको नीचे जाने के लिए कितनी जगह मिल रही है? x+y/2 जगह मिल रही है, उतना नीचे चला जाएगा। अब वो आपको क्या अंडर आर्म बॉलिंग चाहिए क्या? वो बिल्कुल इजी वाली, वो होता है ना क्रिकेट खेलते हैं तो, क्रिकेट खेलते तो अरे कोई फास्ट बॉलर आता है उसको बोलता है अरे नहीं भाई फास्ट बॉलिंग मत करो, है ना, इतनी फास्ट बॉलिंग हम नहीं खेल पाएंगे। वो फिर वो फास्ट बॉलिंग से थोड़ा स्लो करता है, फिर वो स्लो में भी बोलते नहीं है हमें हमें नहीं खेलना। फिर वो अल्टीमेटली कुछ और ऑप्शन रहता नहीं, फिर वो क्या होता है, वो अंडर आर्म बॉलिंग होती है ना। 2-3 टिप के बाद बॉल आती है, अंडर आर्म बॉलिंग होती है फिर। बताओ, बताओ तो हम स्कूल का पढ़ाने लग जाए आपको, 11th क्लास का स्कूल का पढ़ा दें, MP बोर्ड का। पर वो प्रॉब्लम ये है ना कि वो उसके लिए हम बने नहीं है ना, तो क्या करें बताओ, बड़ी दुविधा में हैं हम। इस बीच हमारे यहाँ पर क्लास में एक टेक्नो बर्नर भी हैं जो मैसेज कर रहे हैं हमें। पर नाम गलत रखा है, वो टेक बर्नर है, आपने टेक्नो बर्नर रखा है, नाम गलत रखा है। हैं? इन सब चीजों में दिमाग बहुत तेज चलता है, और ये जरा सा भी कंस्ट्रेंट समझाने गए तो कंस्ट्रेंट समझ में नहीं आता है, पर ये सब चीजें बहुत तेज दिमाग चलता है इसमें। लिख लिया। मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बतानी है इस कंस्ट्रेंट से रिलेटेड। पर जिस तरह के डाउट आप लोग पूछते हो मैं डर जाता हूँ एकदम से। मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कुछ बताना चाह रहा हूँ और ये कैसे कैसे डाउट पूछ लेते हैं, फिर एकदम से अजीब सा डाउट आ जाता है बिल्कुल। तो हमें लगता है कि अरे यार हम कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं और कहाँ कैसा डाउट आ रहा है, बिल्कुल मिसमैच हो जाता है। चलो हम आगे आगे आपको कुछ और चीजें बताना चाहते हैं इसमें, देखो। ये समझ में आ गया, x+y/2 = z। अब आपको सिर्फ याद रखना है कुछ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं, तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको ये फोटो दिखे फिजिक्स में, x+y/2 = z होता है, ठीक है? अब देखो, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सेम रिलेशन मुझे वेलोसिटी में मिलता है। मतलब जो रिलेशन आपने अभी डिस्टेंस में देखा है वही रिलेशन आपको वेलोसिटी में भी मिलेगा, वो आप वेलोसिटी में भी लगा सकते हो। मतलब v1 + v2/2 = v3। जैसे अगर मान लो किसी ने आपसे कहा
कि इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? एवरेज लेना है आपको, बस ये याद रखना आपको, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, कई बार ये हो सकता है कि हम इसको खींच रहे हों, भाई हमने उसको ऊपर खींचना शुरू कर दिया, इसको पीछे खींचना शुरू कर दिया, अब खुद से खींच रहे हैं, तो क्या होगा? अगर खुद से खींच रहे हैं इन ब्लॉक्स को तो ये भी ऊपर जाएगा, पर फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में अंतर नहीं आएगा। फिर इसी को और डिफरेंशिएट करो तो वही रिलेशन आपको किस में मिलेगा? एसेलरेशन में। मतलब एसेलरेशन में भी सेम चीज एप्लीकेबल है, आप एसेलरेशन में भी यूज कर सकते हो। कहने का मतलब, किसी ने कहा कि इसका एसेलरेशन 3 है, इसका एसेलरेशन 1 है, तो इसका एसेलरेशन 2 होगा। ठीक है। चलो, तो एक काम करो, ये लिख लो। चलो, अब हमें जो फाइनली टेक अवे समरी है, जो फाइनल टेक अवे समरी है वो ये है कि जब भी हमें इस तरह के डायग्राम मिले, अब चाहे वो सीधे मिले चाहे उल्टे मिले, जैसे मान लो ऐसा भी बन सकता है वो डायग्राम, चलो अपन अभी कंफ्यूज नहीं करते, अपन ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि मुझे इसमें साइन कन्वेंशन भी सिखाना है। मतलब ये पुली का डायग्राम आपको अगर ऐसा मिलता है और उसमें कोई बोलता है कि ये एक्स है, ये वाई नीचे आ रहा है, ये जेड नीचे आ रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे कि x+y/2 = z होगा, डिस्टेंस के लिए, वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी एक की डायरेक्शन किसी कारण से अपोजिट हो, जो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, हो सकता है ना, क्वेश्चन में बताऊंगा, हो सकता है कि किसी एक की डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे मान लो, हो सकता है कि यहाँ से मैं लूज कर रहा हूँ और यहाँ से मैं उसको ऊपर पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस केस में पता आप क्या करोगे? इट इज इक्विवेलेंट टू तीनों की डायरेक्शन सेम करोगे आप सोचोगे कि एक्स नीचे आ रहा है और ये वाई ऊपर जाने का मतलब -y नीचे आ रहा है, और फिर वही फॉर्मूला लगाना है, एक्स प्लस लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड का हाफ इज इक्वल टू थर्ड साइड। मतलब तीनों की डायरेक्शन सेम करना है बस, अगर किसी की डायरेक्शन अपोजिट है तो भी उसको आप सेम कर दोगे। ठीक है, तीनों की डायरेक्शन सेम होने के बाद इन दोनों के सम का एवरेज इसके इक्वल करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम अलग से बना लो जल्दी से, और ये डायग्राम एकदम से और अलग से ये वाला बना दो। इन दोनों को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे अब।
डन। अब हम इस पे आपको सिखाएंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे इजी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा मैं। आपको ये पता करना है कि अगर ब्लॉक ए की स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड किसी इंस्टेंट पर, तो बताओ ब्लॉक बी की स्पीड क्या होगी। ये करो ट्राई। हाँ, आंसर सबका आ गया है, गुड, वेरी गुड। पर मैं नोट करने के लिए भी टाइम दूंगा, ये सारी चीजें आपको कॉपी में प्रॉपरली नोट भी करनी है। इससे जब आप रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, हमने क्लास में क्या क्या और कब कब पढ़ा था। तो ये डायग्राम भी नोट करने के लिए आपको टाइम देंगे, हर बार आपको डायग्राम नोट करने के लिए टाइम मिलेगा। बिल्कुल सही। अब देखें कैसे करना है, देखो। अगर ये 8 से लूज हो रहा है तो ये 8 से नीचे जाएगा। ये जो फिक्स है तो उसका मतलब इसको 0 लिख दूं, ये तो फिक्स है, उसको लूज ही नहीं कर रहा मैं। वहां तो कुछ लूज करने वाला फैक्टर ही नहीं है, वो तो फिक्स कर दिया है हमने, वो तो 0 है। अब ये तो वी लिखा है मैंने, ये देखो यही तो पढ़ाया है मैंने आज आप लोगों को, यही तो सिखाया मैंने। 8 + 0 का हाफ वी होता है। ठीक है, अभी ये सीख जाओ, फिर मेरे पास इसका एक दूसरा बिल्कुल शानदार मेथड है जो मैं आपको 1-2 दिन बाद बताऊंगा। ठीक है, दूसरा और भी शानदार मेथड है मेरे पास, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप लोग मुझे आईपैड गिफ्ट करोगे। तब मैं आपको बताऊंगा इसका दूसरा एक इतना शानदार मेथड है कि देखते सही मैं आंसर बता सकता हूँ हर एक क्वेश्चन के, विद द हेल्प ऑफ टेंशन, मतलब फोर्स ऑफ टेंशन। वो 2-3 बात समझाएंगे हम आपको। अभी तो आप जिस मेथड को मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है पहले। जैसा जैसा सिखा रहा हूँ उसके पीछे एक सीक्वेंस होता है, मेरे बताने के पीछे एक सीक्वेंस होता है, प्रॉपर वेल डिफाइंड सीक्वेंस है जिसमें मैं बता रहा हूँ, और उसी सीक्वेंस में अपने को चीज़ें सीखते जाना है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की बारी है। ये देखो अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग हो गया ना अलग। अब मान लो ब्लॉक भी बहुत ज़्यादा हैवी है, ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है 10 की स्पीड से। बताओ। एक काम करते हैं ना, ये ऐसा नहीं करते यार, अब एक कुछ नया करते हैं। देखो एक काम करो, इसको लिख दो वी ए से ऊपर जा रहा है और ये वी बी से नीचे आ रहा है। फाइंड रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी। वी ए और वी बी में क्या रिलेशन होगा, बस ये फाइंड करना है।
बिल्कुल सही। देखो क्या करेंगे, ये जा रहा है वी ए से ऊपर, ये देखो ये वी ए से ऊपर गया, तो उतना से नीचे आएगा ये, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, इसमें तो लगाने का मतलब नहीं है। वो वी ए से ऊपर गया तो दूसरी साइड के स्ट्रिंग को वी ए से लूज करेगा, है ना। तो ये वी ए से नीचे आएगा। अब इसके बाद ये वी ए से नीचे आने के बाद ये कितने से नीचे आ रहा है, वी बी से, और इसको तो आपने नीचे से फिक्स कर रखा है, तो ये जीरो से लूज होगा या टाइट होगा। अब इस पुली का डायग्राम देखो जरा, इस पुली में मैं वही फॉर्मूला लगा सकता हूँ जो मैंने आपको भी सिखाया है। बताओ क्या लिखूं, 0 + VB/2 = VA। तो VB = 2 × VA, मतलब दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी, एक की स्पीड दूसरे का डबल होगी। आ गया मजा। इसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हो, उसके लिए ले आओ स्ट्रिंग पुली, ले आओ सिस्टम बनाओ, ऐसे सिस्टम बना बना के रियल लाइफ में देखो, आपको इसका प्रैक्टिकली दिख जाएगा। हम भी आपको ये करके बता देते, काश हमारे पास अगर टाइम होता क्लासेस से। पर रोज मॉर्निंग इवनिंग, एक के बाद एक के बाद एक इतनी सारी क्लासेस की प्रैक्टिकली ये चीज़ करके, नहीं तो हम रिकॉर्ड, आपको नहीं लगता हम तो रिकॉर्ड नहीं करके भेज देते आपको। फिर तो हम बढ़िया आपको अच्छे से रिकॉर्ड करके भेज देते कि देखो, एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट करके बताते वो फिर भेजते थे। चलो अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चलो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन ये आपको ट्राई करना है, डायग्राम बनाना है, ट्राई करना है। इसका एसलेशन है A1 और इसका एसलेशन है A2। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। आपको A1 A2 में रिलेशन फाइंड करना है, करो ट्राई।
रिजल्ट बिल्कुल सही आया है काफ़ी लोगों का। देखो क्या करेंगे हम, ये A1 से आगे आ रहा है तो ये A1 से नीचे आएगा। अगर ये A1 से नीचे आएगा ये तो ज़ीरो है। ये ज़ीरो क्यों है? ये ज़ीरो इसलिए है क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये वाला एंड फिक्स्ड है ना? तो ये बताओ कितने से नीचे आएगा? A1 प्लस ज़ीरो बाय टू। A1 प्लस ज़ीरो बाय टू से नीचे आएगा। ये कितने से नीचे आ रहा है? A2 से। और ये तो फिक्स्ड एंड है, ज़ीरो लिख दूँ इस पे। अब इस वाली पुली को देखो, ये जो पुली नंबर 2 है, पुली नंबर 2 को देखो। पुली नंबर 2 के लिए ये A2, ये ज़ीरो और ये है A1 बाय टू। आपको पता है ना किन दोनों का सम का एवरेज लेना है? इन दोनों का एवरेज लेना है। तो ज़ीरो प्लस A2 होल डिवाइड बाय टू इज़ A1 बाय टू। तो इस बार रिलेशन क्या आ रहा है? A1 इक्वल टू A2। ये रिलेशन आना चाहिए इस बार। आज के लिए होमवर्क नहीं है क्योंकि मुझे एक टर्न और लगेगा इसको थोड़ा और आगे बताने के लिए। उसके बाद ही मैं कुछ होमवर्क दे पाऊंगा, है ना? तो आज के लिए तो कुछ होमवर्क नहीं है। और एक मिनट, डाउट क्लास का भी बता दें। डाउट क्लास का भी बता दें। हेलो, अभी जाना मत कहीं, रुको रुको, जाना नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ। रुक जाओ, कहीं मत जाओ। रुक जाओ। हाँ देखो, कल का शेड्यूल थोड़ा सा मेरा ऑफ बीट है, तो कल अगर पॉसिबली हमारी डाउट क्लास होती है तो कल 1 से 2 होगी डाउट क्लास। कल अगर हमारी डाउट क्लास होती है तो 1 से 2 होगी। तो अगर 1 से 2 होती है तो मैं 12:50 पर, मतलब आप एक बार ग्रुप चेक कर लेना, है ना? ग्रुप पहले एक बार चेक जरूर कर लेना। 12:50 के आसपास में अगर होगी तो 12:50 12:55 के आसपास में इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। ठीक है। और अदरवाइज अगर कल बाई चांस मैं किसी रीज़न से नहीं ले पाता हूँ तो मैं आपको फिर वो मैसेज नहीं डलेगा ग्रुप पर। अगर मैं टाइमिंग डाल दूंगा, जैसे मान लो 1:55 पे डाल देता हूँ मैं टाइमिंग, अगर 2 बजे क्लास होगी, अगर डाउट क्लास होगी तो मैं 1:55 पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पर लिंक के साथ। पर अगर मैं लिंक नहीं डालता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको रिशेड्यूल करूंगा। और जिस भी दिन आप और हमारा आपका और हमारा टाइमिंग जो है म्यूचुअली कंफर्टेबल होगा तो उस दिन हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं आपको। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, उसके बजाय क्लास नोट्स जो हैं उसी के अंदर चीज़ें मार्क करनी है। शॉर्ट नोट्स बनाना इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। व्हाट आई कंसीडर इज मेकिंग शॉर्ट नोट्स, वो है अटर वेस्टेज ऑफ टाइम। आप बैठे बैठे नोट्स बनाते हो, वही चीज़ लिखते हो जो क्लास नोट्स में लिखी है। क्लास नोट में मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ, उसके बाद वो आपके एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है कि हम क्लास नोट्स बना रहे हैं। बट वो टाइम का वेस्टेज होता है एक तरह से। ठीक है। उसमें कोई यूज़ या एंड रिजल्ट या कोई बेनिफिट नहीं निकलता है। आपको अच्छा लगता है, तसल्ली होती है कि हाँ आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं फिर इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने की। क्लास नोट्स के अंदर ही आपको चीज़ें हाईलाइट करनी है। वो ज़्यादा टाइम का एफिशिएंट यूज़ होता है। ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।